गुरु के डिजिटल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की बायो की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं पुष्पी पौधों में परागण, दैट इज द पॉलिनेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। परागण की क्रिया के बारे में समझेंगे कि यह परागण की क्रिया पौधों में किस प्रकार होती है और कैसे उनके जीवन की निरंतरता के लिए सहायक है। तो इस प्रोसेस में जिसे कि परागण कहते हैं, परागण की प्रक्रिया में होता क्या है इसको हम समझेंगे और इस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, ये सारी बातें देखेंगे। तो पहले हम एक क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं पुष्प के नर और मादा अंगों की संरचना। इसका सेक्शनल व्यू है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है जहां पर कि नर संरचना दिखाई गई है और मादा संरचना पुष्प की दिखाई जा रही है हमें। तो इस नर संरचना में जो ये हिस्सा है थर्ड होल, हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं, ये संरचना थर्ड होल या तीसरा चक्र जिसको कहते हैं उस नर संरचना है। और इसमें पराग कोश में जीवन के बाह्य पराग कण पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है और यहां से पराग कोश से ट्रांसफर होना पॉलन का, ये कहा जाता है परागण की प्रक्रिया। सिंपली अगर हम परागण को डिफाइन करना चाहें, अभी डिफाइनेशन दे रहा है, तो परागण की प्रक्रिया क्या है। परागण की प्रक्रिया में पराग कण पराग कोश से निकलकर स्टिग्मा पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया है। मादा अंग की संरचना दिखाई जा रही है। मादा अंग की संरचना ये फोर्थ होल सेंट्रल होल है। इस सेंट्रल होल में या केंद्रीय चक्र कहें या मध्य चक्र कहें, इसमें मादा की संरचना है। स्टिग्मा वर्तिकाग्र, यहीं पर पराग कणों का जमावड़ा लगता है। ये प्रक्रिया यहां से निकल के या तो इस पर चली जाएगी, पॉलन यहां से निकल के या तो उसी पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, हो सकता है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो ये नर और मादा जननांगों की संरचना हो गई। अब देखते हैं क्या बताया जा रहा है, परागण की परिभाषा क्या है। एक जीवनदायी यात्रा। यह जीवनदायी यात्रा क्यों है? दैट इज ड्यू टू द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन। जो कॉन्टिन्यूएशन है, जीवन की निरंतरता जो बनी रहती है पौधों में, ये इसी परागण और निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा होती है। पुष्प के नर भाग पराग कोश से पराग कणों का किसी भी माध्यम के द्वारा, माध्यम कोई भी हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कीट हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, दूसरे जानवर हो सकता है, के द्वारा मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की स्थानांतरण क्रिया को परागण कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में आप कहना चाहो तो ये है पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया। आसान शब्दों में ये पराग कोश दिख रहा है। पराग कोश में ये तमाम सारे पराग कण हैं और इनका यहां से निकलकर इस वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया है। ये परागण है। इसका मूल लक्ष्य क्या है? नर और मादा युग्मकों को एक साथ लाना ताकि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। जब तक दोनों गैमेट्स, नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ नहीं आएंगे, तब तक निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए यह अति आवश्यक है कि परागण हो। अब ये परागण के प्रकार दिखा है। अब इस परागण के प्रकार की परिभाषाएं हम अलग अलग हिसाब से अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये होंगे क्यों? तो उसकी वजह क्या है? परागण के प्रकार, दूरी और आनुवंशिकी का स्पेक्ट्रम। अब ये 3 प्रकार का परागण होता है।
परागण में परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाते हैं। अब किस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, इसके हिसाब से इसकी 3 कैटेगरी हो जा रही है। दैट इज द स्वयुग्मन ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी सजात पुष्पीय परागण और जीनोगैमी या एलोगैमी पर परागण। ये प्रक्रिया 3 प्रकार से होगी। आगे आ जाओ। तो ये 3 प्रकार के नाम दिए गए हैं, 3 नाम दिए गए हैं। इस केस में एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब यहां से निकलकर, फ्लावर एक है, इसी फ्लावर से इसके परागकण निकलकर इस वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, यहां से निकल के इस वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में ये क्या होगा, इसको कहा जाएगा स्वपरागण या ऑटोगैमी। फ्लावर एक ही है। दूसरी कंडीशन, सजात पुष्पीय परागण जिटोनोगैमी प्रक्रिया, यहां पर पुष्प 2 हो जाएंगे। हो सकता है एक ही पौधे के हैं, तब ये कंडीशन होगी। एक डाल दिखाई पड़ रही है हमें, यहां पर 2 फ्लावर दिख रहे हैं। 2 फ्लावर्स में से हम देख रहे हैं कि इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन निकलकर यहां आकर इसके वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। ठीक है, पौधा एक है लेकिन पुष्प कितने हो गए, तो 2 हो गए। तो इस स्थिति में कहा जाएगा सजात पुष्पीय परागण, जहां की एक ही पौधे के एक पुष्प से उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है। ये कंडीशन है जिटोनोगैमी, अंग्रेजी में आप लिख सकते हो या हिंदी में सजात पुष्पीय परागण। अब तीसरी कंडीशन आती है, दैट इज द एलोगैमी या जीनोगैमी, पर परागण। यहां पर फ्लावर के साथ साथ, पुष्प के साथ साथ पौधे भी अलग अलग हो जा रहे हैं। 2 पौधे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है, एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है। दोनों के फ्लावर भी अलग अलग है, पुष्प भी अलग अलग है। अब इस स्थिति में हो क्या रहा है कि इसके परागकण निकलकर यहां से इस पुष्प पर जा रहे हैं, और जब ये स्थिति आएगी तो उसको कहा जाता है पर परागण। अब एक पौधे से उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प तक। एक बात यहां पर और हम क्लियर कर ले कि मोस्टली गार्डन, बगीचे में या खेतों में हम देखते हैं कि अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग पौधे होते हैं। तो उस स्थिति में जब फ्लावरिंग होगी, पुष्प खिलेंगे, तो उनके परागकण तो निकलेंगे मैच्योरिटी होने पर। तो जब वो परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे और परागकण निकलेंगे, तो परागकण वायु में बिखर गए, जल में है तो जल के माध्यम में बिखर गए, और इसके बाद उन परागकणों का पर्यावरण में, वायु में फैलाव हो जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ चारों तरफ, हर तरफ सिर्फ एक ही प्रकार के पौधे हों, ऐसा होगा? नहीं होगा, दूसरे प्रकार के भी पौधे होंगे। तो उस स्थिति में वो परागकण निकलकर किसी दूसरे जाति के पौधे पर आ जाते हैं। यहाँ जाति टर्म दिया गया है, दैट इज द स्पीसीज, अंग्रेजी में हम स्पीसीज बोलते हैं। तो दूसरे जाति के पौधे के वर्तिकाग्र पर अगर ये परागकण गिर रहे हैं, तो क्या उस स्थिति में परागण कहा जाएगा? अंदाज बताओ क्या हो सकता है? अगर सपोज दैट आम का पौधा है, आम का मोजर देखा है सबने, तो आम के मोजर लगते हैं तभी तो आम के फल आएंगे, ये कन्फर्म है। तो आम के मोजर यानी कि आम का जो पुष्प निकल रहा है, फ्लावर खिल रहा है, वो महुआ पर जाके गिर गया, महुआ के वर्तिकाग्र पर गिर गया, तो क्या उसको परागण कहा जाएगा कि नहीं? नहीं, वो परागण की प्रक्रिया नहीं है। कंडीशन, यहाँ एक बात हमेशा के लिए याद रखेंगे कि परागण की प्रक्रिया तभी मानी जाएगी जब पौधे स्वजातीय हों।
स्वजातीय पौधे हों, स्वजाति का हो, अपनी जाति का हो। ये जाति हिंदू मुसलमान वाली जाति नहीं है, बायोलॉजी में स्पीसीज है, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये 3 प्रकार के परागण पुष्पों के आधार पर कर दिए गए। अब इस परागण के बाद की प्रक्रिया क्या होगी? जब इसी को और थोड़ा सा इलेबोरेट कर लिया जाए और डिटेल में समझ लिया जाए, स्वयुग्मन ऑटोगैमी, इसकी परिभाषा फिर से देख लो। जब पुष्प स्वयं को परागित करता है, परागित स्वयं को करता है मतलब एक ही पुष्प, फ्लावर एक है, परागकोश इसी पुष्प का हो और वर्तिकाग्र भी इसी पुष्प का है। अगर ये स्थिति है, यहां से परागकण निकले किसी पर से, इस पर से निकल के आ जाए, इस पर से निकल के आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, वर्तिकाग्र एक है, दिख रहा। तो किसी भी परागकोश से परागकण निकलकर अगर वर्तिकाग्र पर आ गए उसी पुष्प के, तो वो कंडीशन स्वपरागण कही जाएगी। उदाहरण दिया गया है गेहूं, चावल, मटर इत्यादि। ये कैसे फायदेमंद है ये देख लीजिए। सफल स्वयुग्मन के लिए आवश्यक शर्तें, क्या अनुकूलता, क्या जरूरी है? द्विलिंगी पुष्प, पुष्प कैसा होना चाहिए? जिसमें नर और मादा दोनों अंग एक ही पुष्प में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, समकाल परिपक्वता, सिंक्रोनी होना चाहिए। पराग कणों के मुक्त होना और वर्तिकाग्र की ग्राह्यता एक ही समय पर होनी चाहिए। मतलब क्या है समझ लो, ये दोनों संरचनाएं, ये संरचना, ये परागकोश और ये वर्तिकाग्र, ये एक साथ मैच्योर होंगे, एक साथ जब परिपक्व होंगे तभी ये प्रक्रिया संपन्न होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लिया कि वर्तिकाग्र मैच्योर हो गया और ये परागकोश मैच्योर ही नहीं है, इससे परागकण निकले ही नहीं, तो क्या परागण होगा? नहीं होगा। ये मैच्योर नहीं है, ये मैच्योर होगा, यानी कि दोनों को एक साथ परिपक्व होना पड़ेगा। जब दोनों संरचनाएं एक साथ मैच्योर होंगी, परिपक्व होंगी, तब ही परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। ये सिंक्रोनी या समकाल परिपक्वता है। तीसरी बात है निकटता। निकटता तो ऑब्वियसली होगी, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उस स्थिति में तो नज़दीक ही रहने हैं। सपोज दैट एक फ्लावर हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर फ्लावर देखें और हम ये मान के चले कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तो इसमें नर और मादा दोनों अंग एक जगह होंगे, एक ही पास होंगे, तो निकटता तो रहनी ही रहनी है। इसका परिणाम क्या है? आनुवंशिक परिणाम। संतति आनुवंशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान क्लोन्स होती हैं, कार्बन कॉपी होंगी। क्लोन शायद सुना होगा तुम लोगों ने, क्लोन, CLONE, क्लोन, दैट इज द कार्बन कॉपी। अपने माता पिता के बिल्कुल समान होंगी। ये इसकी एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे, और हम आगे चल के पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि प्रकृति जो है ये स्वयुग्मन को, ऑटोगैमी को फेवर नहीं करती। कारण भी आगे देखेंगे। स्वयुग्मन की रणनीतियां। अब देखो, फ्लावर की 2 कंडीशन होती है, चैस्मोगैमस उन्मिलय और क्लिस्टोगैमस अनुन्मिलय फ्लावर। 2 तरह के पुष्प होते हैं। अब ये पुष्प 2 तरह के कैसे हैं इनको देखते हैं, क्या विशेषताएं हैं इनमें। संरचना, जो चैस्मोगैमस है उन्मीलीय पुष्प है, खिले हुए होंगे, एक्सपोज्ड। परागकोश और वर्तिकाग्र एक्सपोज्ड होते हैं, वो भी खुले हुए होंगे। जबकि क्लिस्टोगैमस में पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। एक एग्जाम्पल तुम लोगों को बता दें, तो सुना होगा सबने कि गूलर का फूल किसी ने देखा है? किसी ने देखा है कि नहीं?
सब झूठ बोल रहे हैं। देखा सबने है, जानते नहीं हैं। जब उसमें फ्लावरिंग शुरू होती है गूलर की, तो वो हरे रंग का देखने में लगता है कि फल है, वो फूल होता है, लेकिन वो बाहर से बिल्कुल पैक्ड होता है, और जब उसको अंदर से खोलेंगे तब उसके अंदर उसके फ्लावर दिखाई पड़ते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं, गुलाब की तरह या जैस्मीन की तरह, किसी दूसरे फ्लावर की तरह वो नहीं होता, उसकी बनावट अलग है। वो क्लिस्टोगैमस है, इस तरह का अनुन्मिलय पुष्प है, बंद होगा। परागण का प्रकार, इसमें चैस्मोगैमस में स्वपरागण और परपरागण दोनों संभव है। अब यहाँ देखो क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, केवल और केवल स्वपरागण होगा, स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस, क्योंकि बाहर से तो वो बंद है, कोई परागकण किसी दूसरे फ्लावर से तो उसमें आ नहीं पाएगा उसके अंदर। अब इस कंडीशन में वहां सिर्फ स्वपरागण होता है। अब एजेंट्स, थर्ड पॉइंट, कीट या अन्य परागण कारकों की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी चैस्मोगैमस में। अब क्लिस्टोगैमस में किसी परागण कारक पॉलिनेटर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बंद है, उसका अंदर ही अंदर सारा काम हो गया, परागण भी हो गया, और परागण होने के बाद निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाहरी किसी सहायता की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। किस कंडीशन में? अनुन्मिलय पुष्प या क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ फ्लावर्स में। फायदा क्या है? आनुवंशिक विविधता की संभावना बनी रहती है। किस कंडीशन में? उन्मिलय टाइप में, जहाँ फ्लावर खुले हुए हैं वहाँ विविधता होगी। और एक बात अभी बता दें कि ये आनुवंशिक विविधता जब तक नहीं होगी, कोई भी स्पीसीज, कोई भी जाति सरवाइव नहीं कर पाएगी प्रकृति में। जब सारे के सारे जीव, सपोज कर लो, तुम ही अपने ऊपर एग्जाम्पल लो कि सारे के सारे क्लास के स्टूडेंट्स, जितनी भी स्टूडेंट हैं, सब एक जैसी हो जाए, सबका अपीयरेंस एक जगह जैसा हो जाए, सबका चेहरा एक जैसा हो जाए, सबके शरीर की बनावट एक जैसी हो जाए, तो क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। डाइवर्जेंट डिफरेंसेज जो है, ये प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। जब तक कि विविधता नहीं होगी तब तक वो जाति विशेष, सपोज दैट हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो होमो सैपियंस हमारी जाति है, तो ये होमो सैपियंस तब तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे जब तक कि इनमें विविधता नहीं होगी। और इस कारण से ये चैस्मोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ज़्यादा बेहतर होता है, फ्लावर ज़्यादा बेहतर होते हैं। जबकि इसमें क्लिस्टोगैमस में बिना परागण कारकों के बीज का निर्माण सुनिश्चित होता है। एक बात तो है कि बिना किसी एजेंट के वहाँ बीज बन गए, लेकिन इसमें जेनेटिक डाइवर्जन नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होती है। अब बायोला, ऑक्जैलिस और कोमेलिना जैसे पौधों में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कुछ इस तरह की स्पीसीज हैं, कुछ इस तरह की जातियां हैं, इनका नाम नोट कर लेना चाहिए, बायोला, ऑक्जैलिस और कोमेलिना। इनमें दोनों तरह के पुष्प पाए जाते हैं और दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। अब देखिए जिटोनोगैमी, फ्लावर्स अलग अलग होंगे। ये मक्के का पौधा दिखाई पड़ रहा है और इसमें हम देखे हैं कि कुछ पुष्प यहाँ होते हैं टर्मिनल पर और कुछ साइड में होते हैं। ये साइड वाला ही हिस्सा हमने बाद में देखा है कि यही आगे चल के भुट्टा बनता है या बाल कहें, जो भी कुछ कहें। तो ये दो तरह के फ्लावर होते हैं। शुरुआत जो हो गई तो ये दो तरह के पुष्प होंगे और इसमें ये नर है, ये नर है और ये मादा पुष्प होती हैं। ये जान लो कि मक्के के पौधे में एक ही पौधे पर दो तरह के अलग अलग तरह के फूल निकलते हैं। एक जो सब ऊपरी हिस्से पर निकलेगा वो कौन सा है? नर पुष्प है। और जो साइड में किनारे किनारे निकलते हैं, यहाँ निकल जाएगा, यहाँ निकल सकता है, तो ये मादा पुष्प है। और ये कंडीशन कही जाती है सजात पुष्पीय परागण, जिटोनोगैमी।
देखो ये बायोलॉजिकल पैराडॉक्स किस तरह है, क्योंकि फ्लावर एक है, सारी प्रॉपर्टीज एक है, उसका खाना पीना रहना सब एक ही जगह है ना, एक पौधा है तो एक ही जगह होगा ना, वो जगह तो बदलेगा नहीं। लेकिन उसमें फ्लावर कितने तरह के निकल आए, 2 तरह के निकल आए, ये विरोधाभास। अब इसकी क्या प्रक्रिया बता रहा है, एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच परागकणों का स्थानांतरण, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यह विरोधाभास क्यों है, इकोलॉजिकली यह पर परागण जैसा है, पुष्प फ्लावर चेंज हो जा रहा है तो पर परागण जैसा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें परागण कारकों की आवश्यकता होती है, जैसा हवा या कीट कारकों की तो आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, आनुवंशिक रूप से यह स्वयुग्मन ऑटोगैमी के समान है, क्योंकि परागकण एक ही पौधे से आते हैं। अच्छे, जेनेटिकली एक चीज और आ रही है, क्या संतति में कोई नई आनुवंशिक भिन्नता, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, तो इस वजह से ये ऑटोगैमी जैसा है, स्वपरागण जैसा है, आनुवंशिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। परिवर्तन क्या आ रहा है, बायोलॉजिकली उसमें कुछ न कुछ सपोर्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसको आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए ये बायोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से ये स्वपरागण की तरह है। अब आते हैं जीनोगैमी, पर परागण। ये विशुद्ध रूप से यहाँ प्लांट भी अलग हो जाएगा और फ्लावर भी अलग हो जाएंगे। आनुवंशिक विविधता और विकास का इंजन इसको कहा गया। हमारे पास एक पौधा दिखाई पड़ रहा है इस डायग्राम में, एक पपीते का पौधा है, और इस पपीते में देख रहा हूं कि यहाँ लिखा है नर पपीता और यहाँ लिखा है मादा पपीता, यानी कि एक ही जाति के 2 सदस्य हैं, जैसे मनुष्यों में है नर और मादा, बिल्कुल कन्फर्म है कि एक दूसरे से ये अलग हैं। और इस स्थिति में शुद्ध रूप से पर परागण की प्रक्रिया ही होनी है। सामान्य तौर पे पपीते में देखा होगा, तुम लोग ताड़ में देखोगे, प्रक्रिया क्या है, एक पौधे के परागकोश से उसी जाति के किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण, ये पर परागण है। अब इसमें क्या होता है, इसका क्या महत्व है, यह एकमात्र परागण है जो वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न, जेनेटिकली डिफरेंट परागकण लाता है। अगर इस पौधे का परागकण निकल के इस मादा पौधे के वर्तिकाग्र तक जा रहा है तो दोनों आनुवंशिक रूप से अलग हैं, 2 पौधे हैं अलग, दोनों का खाना पीना रहना सब कुछ अलग है, और इस स्थिति में भी परागण की प्रक्रिया हो रही है। एक फायदा इसका है। दूसरा क्या है, यह आनुवंशिक पुनर्संयोजन, रिकम्बिनेशन को बढ़ावा देता है। इस पौधे की आनुवंशिक संरचना इससे भिन्न है, लेकिन जो नई संतति बनेगी दोनों के मिलने से बन रही है ना, तो उसमें दोनों के गुण और दोनों के अवगुण भी आ सकते हैं। लेकिन मोस्टली आज की तारीख में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं, और इसमें हो क्या रहा है कि 2 पौधों को क्रॉस कराया जा रहा है और उसमें ये प्रॉपर्टी देखी जा रही, दोनों के जो बेनिफिशियल कैरेक्टर है। सपोज दैट एक गेहूं का जात है, वैरायटी है, जात नहीं, जात तो एक ही होगी, एक वैरायटी है, उसकी पैदावार बड़ी अच्छी है, लेकिन उसकी कमी क्या है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरी वैरायटी है, उसकी पैदावार अच्छी नहीं है, लेकिन वो कम पानी में भी सर्वाइव कर जा रहा है, उसको कम पानी चाहिए, सिंचाई कम चाहिए। तब क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक कि इन दोनों को क्रॉस करा दे रहे हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन करा दे रहे हैं, और जो दोनों की कमियां हैं उसको सप्रेस कर दे रहे हैं, उस तरह के जीन्स को आइसोलेट कर दे रहे हैं, तो और एक नई वैरायटी बना दे रहे हैं जिसमें कि पैदावार भी अच्छी है
और उसको पानी की भी आवश्यकता कम पड़ रही है। तो ये विधि, ये तरीका उसमें बहुत हेल्पफुल है और यही प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जिसमें दो वैरायटी के अच्छे गुणों को एक साथ उभारा जाता है। इसके बाद क्या है, यह पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संतानों की अनुकूलन क्षमता, जो कुछ भी वातावरण में परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से आने वाली संततियां जो होंगी वो उसको एडाप्ट कर लेंगी, उसकी सहन शक्ति इतनी बेहतर होगी कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा उस पौधे के लिए, तभी तो वो सरवाइव करेगा, आगे तक जाएगा। जब वो वातावरण की विभिन्नताओं से अपने आप को लड़ने के काबिल बनाएगा तभी वो सरवाइव कर पाएगा। अब ये आ गई वो सारी बातें जो कि स्वपरागण की प्रक्रिया को दबाती हैं, उसका फेवर नहीं करती हैं। ये सारे टर्म्स जो आएंगे, ये सारी जो विधियां हम लोग देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि वो किस तरह से प्रकृति ने पर परागण की प्रक्रिया को सपोर्ट किया है, स्वपरागण को नहीं। हम शुरू में कहते हैं ना कि स्वपरागण की प्रक्रिया आसान तो है, लेकिन स्वपरागण की प्रक्रिया को प्रकृति बढ़ावा नहीं देता। और क्यों नहीं बढ़ावा देता? क्योंकि आनुवंशिक पुनर्संयोजन, वही जेनेटिक रिकम्बिनेशन वाली जो बात थी, वो नहीं होता स्वपरागण में। तो अब ये परपरागण में के लिए बाह्य प्रजनन की क्या क्या युक्तियां हैं, प्रकृति स्वपरागण को कैसे रोकती है? प्रकृति भी साथ नहीं देती स्वपरागण को। कैसे? इसका वजह भी बताया जा रहा। लगातार स्वपरागण से पौधों में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहने का मतलब कि वह स्थिति आती जाती कि धीरे 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 संतति कमजोर होती जाती हैं। जैसे सपोज दैट हमने किसी गेहूं का बीज ले लिया और उसी गेहूं के बीज को लगातार 3 बार 4 बार उसी की पैदावार लेते जाएंगे तो दिन ब दिन उसका पैदावार कम होता जाएगा। उसके जो बीज होंगे कमज़ोर होंगे, उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब प्रकृति इसे रोकने के लिए 4 प्रमुख रणनीतियां अपनाती हैं। किस तरह से प्रकृति इसको रोक रही है देखिए। पहला, एक लिंगता, डाइक्लिनी, पौधों में केवल नर या मादा जनन अंगों का होना, एक हो गया। जब नर और मादा जनन अंग एक ही पौधे पर होंगे तब तो स्वपरागण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पौधे पर नर और मादा अंग नहीं है तो परपरागण होना मजबूरी हो जाएगी। दूसरा, डाइकोगैमी, भिन्न काल पक्वता, वही बात आ गई। परागकोश और वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय अलग अलग हो जाता है, और जब वर्तिकाग्र और परागकोश अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, तो उस कंडीशन में स्वपरागण नहीं होगा, परपरागण होगा। तीसरा क्या दे रहा है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व असमानजत्या, आपस में एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र और परागकोश में दोस्ती नहीं होगी। यहाँ से मान लो कि ये परागकोश है और इस परागकोश से निकलकर परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, और जब मैच नहीं करेंगे तो उस कंडीशन को कहा जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यह एक आनुवंशिक तंत्र है जो अपने ही पौधों के परागकणों को अंकुरित होने से रोकता है। थर्ड, विषम वर्तिकाग्र, हेट्रोस्टाइल, परागकोश और वर्तिकाग्र की अलग अलग ऊंचाई है, जिससे कि स्वपरागण भौतिक रूप से असंभव हो जाता है। तो ये 4 विधियां हैं मुख्य रूप से, जो कि अंतः प्रजनन अवनति
दैट इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन से पौधों की रक्षा करते हैं, और इस वजह से स्वपरागण नहीं होता, पौधों में परपरागण की प्रक्रिया प्रमुख रूप से होती है, और इससे ही पौधे अच्छी संतति पैदा कर पाते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि एजेंट्स, परागण की प्रक्रिया। क्लियर हो गया? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें कि परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प के वस्तिकाग्र तक जाते हैं। ये 3 प्रकार की है। स्वपरागण, एक ही पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, स्वपरागण हो गया। दूसरा है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग हो जा रहे हैं, मक्के का पौधा। तीसरा होगा परपरागण, एलोगैमी। एलोगैमी में कन्फर्म रूप से 2 अलग अलग टाइप के प्लांट, अलग अलग प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं। अब इन परागकण के ट्रांसफर के लिए एजेंट्स कौन कौन हैं, कौन कौन से कारक हैं? ये 2 मुख्य कारक हैं, वायु बनाम कीट। वायु, हवा और कीट, ये 2 मुख्य रूप से पॉलिनेशन एजेंट्स हैं। अब इनमें क्या इसकी विशेषता होगी, किस तरह के फ्लावर में किस तरह का एजेंट काम करेगा और क्यों काम करेगा? पुष्प का रूप, अगर वायु परागण होना है उस कंडीशन में वायु परागित पुष्प, इसको अंग्रेजी में एनिमोफाइली कहते हैं, और कीट परागित पुष्प इंटोमोफाइली। तो इस कंडीशन में जहाँ पर कि परागण वायु कर रहा है, छोटे रंगहीन बिना गंध और बिना मकरंद के पुष्प होंगे। फ्लावर जो होगा छोटा होगा, रंगहीन होगा और गंधहीन भी होगा, और उसमें नेक्टर नहीं होगा जो फ्लावर जूस होता है। जबकि जहाँ पर कीट पतंगे परागण की प्रक्रिया करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, फ्लावर बड़े होंगे, रंगीन होंगे, आकर्षक होंगे, सुगंधित और मकरंद युक्त होंगे। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, परागकण कैसे होंगे? वायु परागण के केस में हल्के, सूखे और गैर चिपचिपे, ताकि हवा में आसानी से उड़ सके। जबकि जहाँ पर कीट होंगे तो चिपचिपे या कांटेदार होंगे, ताकि कीट के शरीर से चिपक सके। हम लोगों ने देखा है कि अक्सर मधुमक्खियों को ज़्यादा देखा होगा, और भी कीड़े मकोड़े देखे होंगे कि जब बगीचे में फूल खिलते हैं तो बहुत सारे कीट पतंग उसके ऊपर घूमने लगते हैं। उसकी वजह क्या है? मुख्य रूप से तो वो अपना भोजन लेने आते हैं। जो भी कीड़े पौधों पर आते हैं वो आते हैं अपना भोजन लेने के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ वो पौधों को क्या सहायता करते हैं, उनमें परागण की प्रक्रिया को संपन्न करा देते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, वर्तिकाग्र कैसा होगा? वायु परागण में बड़ा बाहर निकला हुआ और रोएदार होगा, हवा से पराग पकड़ने के लिए। जबकि कीट परागित पुष्प में छोटा होगा और अक्सर पुष्प के अंदर स्थित होता है। एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वायु परागण में मक्का और घास, कीट परागण में साल्विया, गुलाब, सूरजमुखी, जितने भी रंगीन फ्लावर हम देखते हैं मोस्टली वो कीट परागित होंगे। और जितने भी हल्के सफ़ेद रंग के फूल दिखाई पड़ते हैं उनमें एक कॉमन सा आइडिया हम रख सकते हैं कि वो उनमें वायु परागण की प्रक्रिया होती है। ये अब परागण जब हो गया, यहाँ पर ये वर्तिकाग्र है पुष्प का मादा जनन अंग, और यहाँ पर परागकण आ गए। अब परागकण जब आ गए पॉलन ग्रेन्स, अब इसके बाद क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। अंतिम मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हो, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, इंटरेक्शन होता है आपस में, इन दोनों की बातचीत होगी। ये स्टिग्मा है
और ये सब पॉलिन है, तो इन दोनों में बातचीत होगी, हालचाल होगी, गुटुरगू, तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगी। करीब तो आ गए हैं। परागण की जब प्रक्रिया हुई तो परागण की प्रक्रिया का अंत क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ गए। लेकिन आ गए और बिना इंट्रोडक्शन किए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? वो कैसे एक दूसरे से, जब तक कंपेटिबिलिटी नहीं हो, एक दूसरे से जब तक तालमेल नहीं होगा, तब तक तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। हमारे जीवन में भी यही होता है। तो ये पराग आ गए। अब यहाँ क्या होगा? पहले रासायनिक संवाद होगा। हम मनुष्यों में और दूसरे जानवरों में भी ये प्रक्रिया होती, पौधों में भी हो रही है वही बात। केमिकल इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को फील करते हैं और तब जाके कोई बात आगे बढ़ती है पॉजिटिविटी। क्या है? केमिकल डायलॉग। वर्तिकाग्र केवल अपनी जाति के संगत, दैट इज द कंपेटिबल परागकणों को पहचान कर स्वीकार करता है। और ये कैसा है? ये प्रोटीन आधारित संवाद होता है। हम एक दूसरे की बॉडी ओडोर लेते हैं, बॉडी स्मेल की फील होती है। फेरोमोन एक केमिकल का नाम है जो एनिमल्स के लिए कॉमन है। तुम लोगों ने कुत्तों को देखा होगा, जगह जगह यूरिन करते हैं और फिर लौट के आएंगे या फिर रास्ते पे चलेंगे तो जगह जगह सूंघते जाते हैं। वो केमिकल मैसेज होता है और वो केमिकल मैसेज के थ्रू अपना वो रास्ता पहचानते हैं। तो कुछ इसी तरह का केमिकल इंटरेक्शन होगा इनमें। और एक्सेप्ट ये स्टिग्मा तब करेगा, वर्तिकाग्र परागकण को स्वीकार कब कर रहा है? जब अपनी ही जाति के कंपेटिबल हैं, संगत हैं, तब तो उनको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसके बाद क्या होगा? पराग नलिका, संगत परागकण अंकुरित होकर एक नलिका बनाते हैं जो वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक, ओव्यूल तक पहुंचता है। और इसमें अब एक कहानी सुन लो। एक फ्लूइड ये निकालती है, स्टिग्मा से एक फ्लूइड निकलता है, दैट इज नोन एज द स्टिग्मोइड फ्लूइड। स्टिग्मोइड फ्लूइड, और इस स्टिग्मोइड फ्लूइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं पॉलन ग्रेन। अगर कंपेटिबिलिटी हो गई तो ये पॉलन ग्रेन उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये सिक्रीट करना शुरू करेगी वर्तिकाग्र। और इससे जब सिक्रीट होगा तो ये उस रस को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज द न्यूट्रिएंट, भोजन होता है एक तरह से इसके लिए। और तब इसका पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो गया। देखो ये दो पॉलन ट्यूब बन रहे हैं, एक इसका पॉलन ट्यूब बनना शुरू हुआ है लेकिन ये यहीं आके रुक गया है, दूसरा ये पॉलन ट्यूब बनना है और ये एम्ब्रियो सैक तक पहुंच रहा है, तब ये ओवल तक पहुंचेगा। इसके बाद फिलीफॉर्म अपरेटस उपकरण जो होते हैं इस माइक्रोपाइल के पास, ये साइड में और इस साइड में दोनों तरफ ये फिलीफॉर्म उपकरण होते हैं। और ये फिलीफॉर्म उपकरण संरचना पराग नलिका के प्रवेश का मार्गदर्शन करती हैं, ये गाइड करेंगी। ये दरवाजा है माइक्रोपाइल जिसका नाम है, और इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर जा रही है। तो ये जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये दो स्ट्रक्चर हैं, इनको सिनर्जिड बोलते हैं। इन सिनर्जिड में होता क्या है? रोएदार संरचनाएं होती हैं, और ये रोएदार संरचनाएं कही जाती हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस से सपोर्ट करेंगी इस पॉलन ट्यूब को कि किस रास्ते से आपको इसमें अंदर जाना है। ये इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसके अंदर यहाँ रास्ता है, ठीक। लास्ट पॉइंट, निषेचन की तैयारी, अब फर्टिलाइजेशन की तैयारी हो गई। यह नलिका नर युग्मकों को भ्रूणपोष एम्ब्रियो सैक में छोड़ती है, ये लेके आ रही है। अब ये नलिका इसमें मेल गैमेट्स को इसके अंदर छोड़ देगी, दो मेल गैमेट्स आएंगे और इसके अंदर रह जाएंगे। और अब इसके बाद शुरू होगी निषेचन की प्रक्रिया।
प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकृति की एक सबसे अनोखी घटना है, जिस घटना का नाम है दोहरा निषेचन, जो कि पुष्पों में होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात कर ले कि कंटिन्यू किया जाए? नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वजह क्या है कि तुम